हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ उत्तराखंड करंट अफेयर की भी हमारी सीरीज चल रही थी। तो देखिए, जनवरी 2021 माह के करंट अफेयर की 2 वीडियो मैंने आपको दी थी। उसके बाद फरवरी माह की 1 वीडियो मैंने आपको दी थी। हालांकि फरवरी माह की मैंने आपको 1 वीडियो और देनी थी, लेकिन समय ना मिलने के कारण वो वीडियो मैं आपको नहीं दे पाया था। तो देखिए, फरवरी माह की जो भी करंट अफेयर के जो हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे। मार्च महीने में जो हमारी वीडियो आएंगी करंट अफेयर की, तो उन्हीं वीडियो में फरवरी माह की करंट अफेयर की जो हमारे टॉपिक हैं उनको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, मार्च माह में आपकी 2 वीडियो आएंगी करंट अफेयर की। इन 2 वीडियो में आपकी करंट अफेयर जो भी आपका फरवरी माह का छूटा हुआ है उनको भी हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। हालांकि फरवरी माह में जो आपकी करंट अफेयर की वीडियो आई थी, अधिकांश प्रश्न अधिकांश टॉपिक वहाँ से मैंने आपको कवर करवा दिए थे। फिर भी जो पॉइंट हमारे रह गए थे उनको हम लोग मार्च माह की करंट अफेयर में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च 2021 की करंट अफेयर। और देखिए, ये हमारा मार्च माह का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी आपका जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के किस जिले में भयंकर आपदा आई थी। देखिए, इस घटना से तो हर कोई वाकिफ ही होगा। ये इस आपदा के बारे में इस समय हाल ही में आई थी, फरवरी माह में ही ये आपदा आई थी, तो इस घटना के बारे में हर किसी को पता होगा। लेकिन देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, आपको प्रश्न कैसे बनेगा एग्जाम में, उत्तराखंड के चमोली जिले में कब बहुत भयंकर आपदा आई थी। प्रश्न बनेगा, उत्तराखंड के चमोली जनपद में एक भयंकर आपदा कब आई थी। आपसे डेट पूछी जाएगी क्योंकि हाल ही की घटना है। तो 7 फरवरी 2021 को यह आपदा आती है। सुबह के टाइम ही 9, साढ़े 9, 9, सवा 9 बजे के टाइम ही यह आपदा आई थी। तो टाइम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दिनांक आपसे पूछी जाएगी, 7 फरवरी 2021। या फिर ऐसे प्रश्न बनेगा, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भयंकर आपदा आई थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चमोली जनपद में यह भयंकर आपदा आती है। जो चमोली जनपद है, जो रैणी गांव है, उस गांव को भी काफी इसमें नुकसान हुआ था। रैणी गांव जहां से गौरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था। तो देखिए, ग्लेशियर टूटने से, देखिए इसमें होता क्या है कि हैंगिंग ग्लेशियर, सबसे पहले यहाँ पे हैंगिंग ग्लेशियर को समझते हैं, उसके बाद आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। ये हैंगिंग ग्लेशियर क्या होता है, हैंगिंग ग्लेशियर किसे कहते हैं। देखिए, हैंगिंग ग्लेशियर कहते हैं लटकते हुए ग्लेशियर को। कुछ ग्लेशियर ऐसे होते हैं जिनको जब हम लोग देखते हैं तो हमको लटकते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि जिनके टूटने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो उनको क्या बोला जाता है, हैंगिंग ग्लेशियर, जिनको कि हिंदी में लटकता हुआ ग्लेशियर बोला जाता है। तो एक ऐसी हैंगिंग ग्लेशियर था, उस हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है। तो ऋषि गंगा नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो उसकी चपेट में बहुत सारे जो वहाँ का इलाका होता है, जो उस ऋषि गंगा नदी पर जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, वो भी उसके चपेट में आ जाते हैं। तो देखिए, इस ऋषि गंगा नदी में जब बाढ़ आती है तो इसकी चपेट में जो कुछ आया वो अपने साथ बहा कर ले जाती है, और यह आगे चलकर पश्चिमी धौली गंगा नदी में मिल जाती है। क्योंकि जो ऋषि गंगा नदी है वो सहायक नदी है किसकी, पश्चिमी धौली गंगा नदी की। प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ऋषि गंगा नदी किस नदी के सहायक नदी है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी धौली गंगा नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, जब एक ग्लेशियर टूटता है, वहां से जो पानी बह के आता है ऋषि गंगा नदी में, ऋषि गंगा नदी में आता है, तो ऋषि गंगा नदी पर जो भी बांध वहां पर बन रहे थे, जो पावर प्रोजेक्ट वहां बन रहे थे, उनकी चपेट में आ गए, उनको बहुत ही नुकसान हुआ या बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो देखिए, जब इसका जो ये ऋषि गंगा नदी है, जो यह आगे बढ़ती है और पश्चिमी धौली गंगा नदी में मिल जाती है, तो पश्चिमी धौली गंगा नदी की चपेट में जो भी वहाँ पर परियोजनाएं, जो भी पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो भी सब ध्वस्त हो गए। इस आपदा में काफ़ी जनहानि हुई, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, 150 से 200 के लगभग लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। और जो लोग वहाँ पर एक टनल था, उस टनल में जो लोग कार्य कर रहे थे, उस टनल में फंसने के कारण भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी जनहानि, काफ़ी माल हानि इस आपदा में हमको, उत्तराखंड वासियों को इस आपदा में हुई है। तो देखिए, प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने हैं, 7 फरवरी 2021 आपको याद रखना है, चमोली आपको याद रखना है, ऋषि गंगा नदी आपको याद रखनी है, और ऋषि गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी धौली गंगा नदी की यह एक सहायक नदी है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। फिर देखिए, ग्लेशियर राथी पर्वत का एक भाग था जिससे यह टूटकर अलग हो गया था। प्रश्न बन सकता है कि 7 फरवरी 2021 को जो चमोली जनपद में जो बाढ़ आई थी, तो वो जो ग्लेशियर गिरा था, वो ग्लेशियर किस पर्वत का भाग था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राथी पर्वत का यह एक भाग था। फिर देखिए, ये जो 2 नदियां हैं, ऋषि गंगा और पश्चिमी धौली गंगा, इन नदियों पर कुछ परियोजनाएं चल रही थी। इन परियोजनाओं के बारे में भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, इस जल प्रलय से चमोली में एनटीपीसी की
परियोजना के तहत चल रही तपोवन विष्णुगार जल विद्युत परियोजना व ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट। हालांकि जो ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है ये प्राइवेट है, और जो ये तपोवन विष्णुगार जो जल विद्युत परियोजना है ये एनटीपीसी के अधीन वहाँ पर इस परियोजना का कार्य वहाँ पर चल रहा था। तो देखिए यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इस जल प्रलय से चमोली में एनटीपीसी की परियोजना के तहत चल रही तपोवन विष्णुगार जल विद्युत परियोजना व ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा, या फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, तथा सैकड़ों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। तो जो वहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे वो भी इस बाढ़ में बह गए थे, और जो वहाँ पर परियोजना चल रही थी, जो बांध बन रहा था, उस बांध में जो लोग कार्य कर रहे थे, तो अब देखिए अगर एकदम से कहीं पर पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पर लोगों को समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। तो इस कारण से बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। फिर देखिए राहत कार्य के लिए चलाया गया ऑपरेशन। जब यह बाढ़ आती है तो इस बाढ़ में जो राहत कार्य होता है लोगों को बचाने के लिए, इस राहत कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, क्वेश्चन बनता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन टनल। जैसे कि एक ऑपरेशन सूर्या होप चला था, आपको कमेंट करके बताना है कि ऑपरेशन सूर्या होप कब चला था, कमेंट करके आपको बताना है। काफी बार एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है, किस आपदा के समय ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। तो देखिए जिस समय चमोली में यह आपदा आती है तो राहत कार्य के लिए चलाया गया जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन टनल। क्योंकि देखिए ऑपरेशन टनल इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि जो टनल में बहुत सारे लोग, जो वहाँ पर एक टनल थी, जो टनल वहाँ पर बन रही थी, तो उस टनल में काफ़ी सारे लोग फंसे हुए थे। तो उन लोगों को बचाने के लिए ही एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन टनल। तो आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, तो ये तो बात रही थी जो आपदा आई थी चमोली में। उसके बाद देखिए हाल ही में निजमुला घाटी जो कि चमोली में है। अब देखिए चमोली में बाढ़ आई है ना, तो यहाँ से जो प्रश्न है उनको हम लोग हाईलाइट करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो देखिए हाल ही में निजमुला घाटी जो कि चमोली में है, मैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जो कि वहां जाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये क्वेश्चन तो कहीं से इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा क्यों है, यहाँ पर मैंने दो चीज़ों से ये क्वेश्चन रखा हुआ है। पहला तो निजमुला घाटी से, पहला निजमुला घाटी कहाँ है, ये है चमोली में। क्योंकि देखिए निजमुला घाटी में अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री हमारे चेंज हो चुके हैं, तीरथ सिंह रावत अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब हम लोग इनको त्रिवेंद्र सिंह रावत को तो पूरे मुख्यमंत्री कहेंगे ना। तो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे कौन है, तीरथ सिंह रावत। तो देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो निजमुला घाटी चमोली में जाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा प्रश्न तो बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन प्रश्न ये बन सकता है क्योंकि देखिए कोई मुख्यमंत्री, कोई हस्ती अगर कहीं जाती है ना, किसी क्षेत्र विशेष में जाती है, तो वो क्षेत्र थोड़ी चर्चा में आ जाता है। तो ऐसे ही निजमुला घाटी भी चर्चा में आया था, तो इसलिए आपको याद रखना है निजमुला घाटी कहाँ है, चमोली में, और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे थे। और देखिए यहीं पर दुर्मी ताल भी है निजमुला घाटी में। तो ये जो वहाँ पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं एग्जाम के लिए। तो दुर्मी ताल कहाँ है, निजमुला घाटी चमोली में ही है, और निजमुला घाटी भी कहाँ है, चमोली में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7वां गंगा क्याक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है ऋषिकेश में। फिर देखिए हाल ही में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत अभिलेख की ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए जो उत्खनन होते हैं ना, जो हमारे खनन चल रहे होते हैं, उत्खनन चल रहे होते हैं, शोध कार्य चल रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है समय समय पर ये जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल की हो, आद्य ऐतिहासिक काल की हो, पुरापाषाणिक काल की हो, मतलब कि जो, या फिर हम लोग कह सकते हैं चंद काल की हो, पवार काल की हो, उत्तराखंड में समय समय पर ऐसी चीज़ें मिलती ही रहती हैं। तो इनके बारे में भी एग्जाम में कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। देखिए जो चीज़ अभी हमें मिल जाती है वही बाद में क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। तो देखिए अभी तो कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए करंट अफेयर रहेगा, लेकिन बाद में इतिहास बन जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए हाल ही में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत अभिलेख की एक ईंट कहाँ से प्राप्त होती है, तो जगतगिराम बाड़वाला देहरादून से ये प्राप्त होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हाल ही में गांधी शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो देखिए ये किया गया है देहरादून स्थित शिल्प बाजार में। चलिए ठीक है, फिर देखिए हाल ही में भारत का 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। 100% साक्षरता वाला जिला बना है देहरादून। हाल ही में भारत का 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा बना है, देहरादून, या ऐसा कह सकते हैं उत्तराखंड का 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा बना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देहरादून। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश के 18 शहरों में सिटी फॉरेस्ट के लिए उत्तराखंड से चुने गए शहर कौन से हैं, तो ये है देहरादून
और हरिद्वार, किसके लिए? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक महाविद्यालय का निर्माण कहाँ कराया जाएगा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टिहरी झील के किनारे ही इसका निर्माण कराया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेंगे। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक महाविद्यालय का निर्माण कहाँ कराया जाएगा? तो ये कराया जाएगा टिहरी झील के किनारे, या फिर टिहरी हम लोग बोल सकते हैं या टिहरी झील के किनारे बोल सकते हैं, जैसे भी एग्जाम में प्रश्न बन जाए। फिर देखिए अगला प्रश्न, 2021 में उत्तराखंड का बजट कब पेश किया गया? तो देखिए ये पेश किया गया है 4 मार्च को। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत बनते हैं कि इस साल, वैसे तो बजट हम लोग कह सकते हैं इसकी डेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है हर एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखनी है। 2021 में उत्तराखंड का बजट कब पेश किया गया? तो 4 मार्च को किया। किसने किया? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको पेश किया है। देखिए आपको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम याद क्यों रखना है? देखिए अभी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत, तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए 2021 में उत्तराखंड का बजट किसने पेश किया, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको पेश किया था 4 मार्च को। और देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे कौन है? तीरथ सिंह रावत, जो कि अभी मार्च माह में बने हैं। अगली वाली वीडियो में इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से इस बार का बजट पेश किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा इस बार के लिए कि 4 मार्च 2021 को जो उत्तराखंड का बजट पेश किया गया है वो कहाँ से पेश किया गया है? तो देखिए गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और पहली बार यहाँ से इसको पेश किया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा कि पहली बार उत्तराखंड का बजट पेश किया गया 2021 में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में कोरोना की जांच के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? तो ये देखिए क्रिस्पर तकनीक है कोई, इस क्रिस्पर तकनीक का ही प्रयोग हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में कोरोना की जांच के लिए किया जाएगा। और देखिए जो इस बार का जो कुंभ मेला हो रहा है ना, वो 11वें साल में ही हो रहा है। इस बार का जो कुंभ मेला हो रहा है वो 11वें साल में ही हो रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, तो इसके बारे में भी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, इंटरनेशनल योग महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऋषिकेश में किया गया 1 से 7 मार्च में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2021 में इंटरनेशनल योग महोत्सव का आयोजन देश में कहाँ किया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, दिल्ली में, अहमदाबाद में, या फिर ऋषिकेश में, या फिर बरेली में। कैसे भी करके ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है ऋषिकेश। चलिए ठीक है। फिर देखिए भारत के प्रथम इंटीग्रेटेड फायर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? देखिए भारत के प्रथम, जहाँ पर प्रथम आता है ना तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो भारत के प्रथम इंटीग्रेटेड फायर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी देहरादून में। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। फिर देखिए सरकार के कृषि उत्पादों को प्रदेश सरकार ऑर्गेनिक रिटेल आउटलेट के माध्यम से पहचान दिलाएगी। यहाँ पर से देखिए कोई प्रश्न नहीं है, इसको आपको समझना है। उत्तराखंड के कृषि उत्पादों को प्रदेश सरकार ऑर्गेनिक रिटेल आउटलेट के माध्यम से पहचान दिलाएगी। इन उत्पादों को 3K या K3 हम लोग बोल सकते हैं। 3K या K3 यानी कृषि एवं किसान कल्याण नाम दिया गया है। यहाँ पर से प्रश्न कैसे बनते हैं? यहाँ पर से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि 3K या K3 क्या है? 3K या K3 क्या है? तो देखिए उत्तराखंड में कृषि उत्पादों को प्रदेश सरकार ऑर्गेनिक रिटेल आउटलेट के माध्यम से पहचान दिलाएगी और इन्हीं उत्पादों को 3K या K3 यानी कृषि एवं किसान कल्याण नाम दिया गया है। K3 ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। वैसे ऐसे नाम जो लगते हैं ना, ये कंप्यूटर के शब्दावली लगते हैं, तो यहाँ पर से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये कृषि उत्पादों से संबंधित ही 3K रहेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, पशुपालन करने वाली महिलाओं को सस्ते दर पर चारा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री घसियारी योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई है 19 फरवरी 2021 को। काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जो पशुपालन करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको सस्ते दर में चारा उपलब्ध कराने के लिए यह घसियारी योजना आपको याद रखनी। घसियारी योजना का संबंध किससे है, ये भी पूछ सकता है। तो घसियारी योजना का संबंध पशुपालन करने वाली महिलाओं को सस्ते दर पर चारा उपलब्ध कराने से है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो देखिए ये किया गया है उत्तराखंड को। ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं दोस्तों। और उत्तराखंड में वर्तमान में हम लोग देखिए जो आपके प्रीवियस जो पेपर रह चुके हैं
19 से पहले उनमें तो हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के हमें अधिक प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं, 3 या 4। देखिए वर्तमान के जो हमारे पेपर हो रहे हैं तो 5 प्रश्न हमको वहाँ पर करंट अफेयर के देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए हाल ही में ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य को प्रदान किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड को। फिर देखिए 18वां CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो ये दिया गया है उत्तराखंड को। चलिए ठीक है। फिर देखिए हाल ही के अध्ययनों से जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा ग्लेशियर सर्वाधिक तेजी से पीछे खिसक रहा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये है गंगोत्री ग्लेशियर। हाल ही के अध्ययनों से जारी रिपोर्ट के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर सर्वाधिक तेजी से पीछे को खिसक रहा है। यानी कि जो इसका जो हम लोग कह सकते हैं जो ग्लेशियर का जो आकार है वो तेजी से कम होता जा रहा है। फिर देखिए कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि फरवरी माह की कुछ करंट अफेयर छूटी हुई है। तो देखिए यहाँ पर से कुछ प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जो हमने आपदा वाला प्रश्न देखा था वो फरवरी का था, ये वाला प्रश्न हमारा फरवरी का है, और ऐसे ही हमारे कुछ प्रश्न फरवरी का रहेंगे जिनको हम लोग मार्च वाली वीडियो में कंप्लीट करते चलेंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न था कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को ही मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड राज्य महिलाओं को संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड की दिव्या रावत को हाल ही में भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम का सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मशरूम गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। तो प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम का सलाहकार उत्तराखंड से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मशरूम गर्ल दिव्या रावत को। चलिए ठीक है। फिर देखिए ये प्रश्न भी आपका फरवरी का है जो मैं आपको नहीं दे पाया था, तो यहाँ से हम लोग इसको भी हम लोग कवर करेंगे। प्रश्न क्या है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस विभाग में महिला कैट कमांडो का दस्ता जोड़ा गया। देखिए पुलिस विभाग में महिला कैट कमांडो का दस्ता जोड़ा गया। महिला कमांडो का दस्ता मिलने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? यानी कि पुलिस विभाग में महिला कमांडो का दस्ता मिलने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो ये है चौथा। काफी महत्वपूर्ण रहेगा, चौथा राज्य आपको याद रखना है। कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि चौथा राज्य कौन सा है जिसको कि पुलिस विभाग में महिला कमांडो का दस्ता मिला है? तो ये है उत्तराखंड। चलिए ठीक है। फिर देखिए हाल ही में उत्तराखंड से किसका भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है? तो ये हुआ है श्वेता वर्मा को। काफी महत्वपूर्ण रहेगा। खिलाड़ियों के बारे में भी एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा से ही बनता है कि जैसे कि श्वेता शर्मा है, श्वेता शर्मा का संबंध किससे है या किस खेल से है? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, हॉकी से है, बैडमिंटन से है, या फिर क्रिकेट से है, या फिर जूडो कराटो से है। तो ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो श्वेता शर्मा का संबंध किससे है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इनका चयन हुआ है और ये पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये थल पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। फिर देखिए उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो ये किया गया अनिल रतूड़ी को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। फिर देखिए यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको और नोट करने हैं। उत्तराखंड सेवा का अधिकार कानून कब बना? तो ये बना 2011 में। और उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार कानून तो बनता है 2011 में, लेकिन जो आयोग का गठन होता है वो होता है 2014 में। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर देखिए उत्तराखंड में तीसरा मंडल कौन सा बना? ये बना है गैरसैंण 4 मार्च 2021 को। हालांकि देखिए जो गैरसैंण मंडल बनने की जो बात थी, जैसे कि तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने हैं तो यहाँ पर से इन्होंने घोषणा की थी कि कोई नया मंडल नहीं बनेगा। लेकिन देखिए अगर ये चर्चा में आया है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में कौन से मंडल बनने पर विचार बना था उत्तराखंड सरकार का? तो ये बना था गैरसैंण मंडल पर। अभी बना नहीं है, ये घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। लेकिन जब तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि इस प्रकार जो तीसरा मंडल बनाने की जो घोषणा की है हम इसको वापस लेंगे। तो 4 मार्च 2021 को एक घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। और गैरसैंण को उन्होंने ये कहा था कि तीसरा मंडल बनाएंगे। तो देखिए गैरसैंण मंडल में शामिल जिले कौन कौन से, इन्होंने जो गैरसैंण मंडल जो बना रहे थे उसमें कौन कौन से जिले शामिल कर रहे थे? तो देखिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग।
देखिए अल्मोड़ा का भी दिल निकाल लिया और यहाँ से देखिए गढ़वाल का भी दिल निकाल लिया और इसको लाके कहाँ रख दिया, गैंड साइड में। तो इस प्रकार से बिल्कुल टुकड़े करने की यहाँ पर बात चल रही थी, लेकिन देखिए अभी क्या होता है, अभी कोई घोषणा तो हुई नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है ये सब चीज़ें, अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऊर्जागिरी अभियान का संबंध किससे है? तो देखिए ये है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी बनते रहते हैं। तो बिजली चोरी रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है, कौन सा? ऊर्जागिरी अभियान। चलिए ठीक है। फिर देखिए हाल ही में शुरू की गई पूर्णागिरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ से कहाँ तक चली है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में पूर्णागिरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चली है, ये चली है दिल्ली से टनकपुर तक, फरवरी 2021 में ही इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसको नोट करना है आपको, पूर्णागिरी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? दिल्ली से टनकपुर तक ये चली है फरवरी 2021 में। तो दोस्तों इस प्रकार जो मार्च माह की जो करंट अफेयर का जो पहला पार्ट था हमारा कंप्लीट हुआ, जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। और दोस्तों आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, और उसी के साथ साथ मैंने आपको देखिए फेसबुक पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आप लोग वहाँ पर क्लिक करना है और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाना है। और व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको दे रखा है, अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर मतलब मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो में के संबंध में अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप लोग वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी उत्तराखंड के इतिहास की आएगी। उत्तराखंड का इतिहास आपका चल ही रहा है, उत्तराखंड के आंदोलन हमारे चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।